नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस समय हम मौजूद हैं कृषि महाविद्यालय सीहोर के चने के प्रक्षेत्र फार्म पर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कृषि महाविद्यालय सीहोर में प्रमुख वैज्ञानिक एवं डीन के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब एचडी वर्मा हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, हम चने में सामयिक कार्य पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी गतिविधियां हैं, अनुसंधान है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, कृषि महाविद्यालय में कृषि संबंधी अभी कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, इस पर प्रकाश डालिए। जी, देखिए, कृषि महाविद्यालय जो हमारा राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत है, इसमें गतिविधियां अगर हम देखें तो शिक्षण है छात्रों का। उसमें अधिकांशतः हमारे किसान भाइयों के बेटे बेटियां यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। फिर अनुसंधान का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है विभिन्न फसलों पर। यहाँ मुख्य रूप से मुख्य अनुसंधान केंद्र हमारे यहाँ है चना और सोयाबीन का। इसके साथ में हमारे और दूसरे अनुसंधान केंद्र अरहर एवं मुलार्प, जिसमें मूंग, उड़द और दूसरी फसलें आती हैं, उनके ऊपर भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक गतिविधि, महत्वपूर्ण गतिविधि यह भी है कि इन जो तकनीक यहाँ निकल रही हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उनका प्रचार प्रसार भी किसानों तक हो, जिसमें उससे किसान भाइयों के खेतों तक वो तकनीक पहुँचे और उनको लाभ मिले। इसके लिए हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं किसानों के खेत पर। जो तकनीक यहाँ अनुशंसित है, वही तकनीक किसान भाइयों के खेत पर ले जाकर अपनी उपस्थिति में किसान भाइयों को उनका निर्देश देते हैं, उनको हम समझाइश देते हैं और उसका प्रदर्शन वहाँ करते हैं कि इस तकनीक को किस तरह से आपको उपयोग करना है। तो उसी प्लॉट के साथ में किसान भाई जो सामान्य रूप से परंपरागत जो कृषि कर रहे हैं, उसका भी एक प्लॉट होता है और उसके बिल्कुल बगल में साइड में एक दूसरा तकनीकी वाला प्लॉट होता है। तो उसमें दोनों में जो आखिरी में उपज में अंतर आता है, उसमें किसान भाई स्वयं में अपनी आंखों से देखते हैं कि इसमें अगर हम विधिवत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो उसमें हमें अधिक उत्पादन मिलेगा और अधिक हमें लाभ होगा। तो ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ गतिविधियाँ महाविद्यालय में चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में एक कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। मतलब देखने के बाद ही व्यक्ति को भरोसा होता है। बिल्कुल। तो कृषि महाविद्यालय सीहोर की सोच यह है कि एक तो आप अनुसंधान कर ही रहे हैं, साथ में वह तकनीकी या अनुसंधान किसानों तक भी पहुंचे, केवल विद्यालय महाविद्यालय तक सीमित ना रहे। डॉक्टर साहब, आपने यह भी बताया कि आप एक कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं, तुलना आप करते हैं। एक तकनीकी वाला फार्म है, साथ में जो किसान भाई अपना पारंपरिक खेती कर रहे हैं, और फिर भाई देखते हैं कि यह बेहतर है इससे, और फिर भाई उसको आसानी से अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और अनुसंधान में क्या क्या कार्य हो रहे हैं? अनुसंधान में अभी मुख्य रूप से जो ध्यान दिया जा रहा है सभी फसलों में हमारे यहाँ, वो एक तो ये है कि हम मशीनीकरण को बढ़ाना चाहते हैं कृषि में, क्योंकि मशीनीकरण बढ़ेगा तो उनकी फसल उत्पादन की लागत कम होगी। तो इस वजह से मशीनों का उपयोग अधिक से अधिक हम खेत में कर सकें। तो इसके लिए जो पूर्व में आप देखते थे कि सोयाबीन में या खरीफ फसलों में ही डोरे कुल पे किसान भाई चलाते थे नींदा नियंत्रण के लिए, और ये माना जाता था कि रबी फसलों में उतने ज़्यादा खरपतवार या नींदा नहीं होते हैं, उतना ध्यान नहीं होता था। लेकिन अब जब सिंचित रकबा बढ़ रहा है, किसान भाई सिंचाई करते हैं, या अगर सिंचाई ना भी करते हैं तो भी फसल उगने के बाद में चने की फसल में, मसूर में, इन फसलों में भी खरपतवार निकलते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका भोजन लेते हैं, पानी का हिस्सा लेते हैं, धूप का हिस्सा लेते हैं, तो उसमें नुकसान होता है। तो इसके लिए अभी जो हाथ से हैंड हो चलाते थे, जो दो कतारों के बीच में हैंड हो चलाते थे, वो व्यक्ति चलाता था। उसमें भी अच्छा नियंत्रण होता था। लेकिन उस खर्च को कम करने के लिए अब ये एक प्रयोग हो गया है, किसान भाई अपनाने भी लगे हैं। ट्रैक्टर चलित जो डोरे कुल्पे जिनको कहते हैं, वो चलने लगे हैं, और किसान भाइयों से हमने काफ़ी संपर्क भी किया है। पूर्व में किसान भाइयों के खेतों पर भी गए हैं और उसमें उनसे ये अनुरोध किया है कि आप अपनी चने की फसल की बोनी
कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें, कतार से कतार की दूरी, और 35 सेंटीमीटर की दूरी पे भी कर सकते हैं, 30 पर आवश्यक रूप से करें। क्योंकि पहले क्या होता था, किसान भाइयों के यहाँ जो गेहूं की सीडल सेट रहती थी 22.5 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर 21 पर, उसी पर वो चने की बोनी करते थे। तो बीच में फिर आप नींदा नियंत्रण के लिए कोई डोरे कुल पे या हैंड डोर नहीं चला सकते थे, कम जगह के कारण। जी तो अब इससे ये हो गया कि हम चला सकते हैं, और ट्रैक्टर ड्रॉन, ट्रैक्टर चलित डोरे कुल पे आ गए। उसमें ट्रैक्टर में पीछे वाले टायर, पतले वाले टायर अलग से आ गए, जो अपने पहिए के टायर बदल दें पीछे वाले, अगले वाले तो पतला ही होता है। जी। तो उनको बीच में चला के और पूरे खेत में आप नींदा नियंत्रण करते हैं। और नींदा नियंत्रण के साथ साथ ये ज़रूरी है कि मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है, इसकी वजह से एक मिट्टी की मल्च भी बन जाती है। जी। तो उससे क्या होता है कि नमी का संरक्षण होता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है। बिल्कुल। जो खरपतवार उसमें निकले हैं वो वापस ज़मीन में मिलते हैं, वो हमारे खाद का काम करते हैं। तो इस तरह से मैकेनाइजेशन में ये इससे बहुत फसल की लागत में, उत्पादन लागत में कमी आई है। जी। इसी तरह से अब हम ये देख रहे हैं कि कटाई जो चने की खास तौर से होती है, उसमें भी हम रीपर या हार्वेस्टर से कटाई कर सकें। जी। उसके लिए आवश्यक है कि चने में ऐसी जातियों का विकास हो जिनकी शाखाएं थोड़े ऊपर से, करीब 19-20 सेंटीमीटर ऊपर से निकलें। तो उससे क्या होगा कि हार्वेस्टर और रीपर आसानी से चल पाएगा, नीचे की शाखाएं नहीं छूटेंगी, उनमें लगी हुई फलियां नहीं छूटेंगी। तो अब हमारे यहाँ से जातियों का विकास हो गया है, नई जातियाँ निकाली, किसान भाइयों को हमने दी हैं, उन्हें अपने खेतों में लगाना शुरू कर दिया है। RVG 2004 जी जो जाति है, ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए बहुत उपयुक्त है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह से और भी हम विकास जातियों का कर रहे हैं और तकनीक का विकास कर रहे हैं कि जिससे हमारी लागत कम हो और मशीनों का उपयोग ज़्यादा हो। और इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा रकबा असिंचित खेती का भी है। बिल्कुल। तो हमें उन किसान भाइयों की भी चिंता करनी है जिनका रकबा असिंचित है, असिंचित अवस्था में चना, मसूर और अन्य फसलें लेते हैं। जी। तो इसमें इस तरह के हमारे यहाँ प्रयोग हो रहे हैं कि कुछ इस तरह के आदान आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजेल है एक। हाइड्रोजेल को अगर आप ज़मीन में मिलाएंगे तो उसमें ये शक्ति होती है कि वो नमी को रोक कर अपने आप में रखता है। जेल है एक प्रकार जी जी। और वो नमी को रोक के अपने आप में रखेगा और धीरे धीरे फिर उसको रिलीज करेगा, छोड़ेगा, जो पौधों को उपलब्ध होगी जी। तो असिंचित में सामतौर पर क्या होता है कि पहले अगर बोनी हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे तापक्रम अगर बढ़ता है जी, तो नमी की कमी होने लगती है जी। तो इस तरह के जो आदान है, इस तरह के जो अनुसंधान है, ये भी हमारे किसान भाइयों को बहुत सहायक होंगे, खास तौर से असिंचित रकबे में करने के लिए जी। तो फिर जी फिर एक और मैं बिंदु इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि पहले ये समझ में आता था कि चने में, मसूर में खरपतवार कम होते हैं, लेकिन अब दिनों दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि खरीफ में भी खरपतवार बहुत सारे आते हैं, उनमें से बहुत सारे रबी में आते हैं, नए भी आते हैं जी। तो उनके लिए अब ये है कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण भी आवश्यक है जी। एक बार आपने निंदाई कर दी या निंदाई मजदूर से करने में महंगी है, तो अब हम धीरे धीरे ये प्रयोग कर रहे हैं कि कौन से ऐसे अच्छे और प्रभावी नींदानाशक हैं जो किसान भाइयों को उपयोग में आ सकते हैं। इसके पहले पेंडिमिथिलिन नाम का नींदानाशक बहुत अच्छा कार्य करता था चने में, अब और दूसरे भी नींदानाशक के प्रयोग हमारे अनुसंधान में, प्रयोगों में जोड़े गए हैं। उनकी अनुशंसा भी हम किसान भाइयों तक पहुंचा रहे हैं। किसान भाइयों, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, चने में समसामयिक कार्य जो किसान भाइयों को करने हैं, तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन इस बारे में भी हमारे किसान भाइयों का करिए। जी, देखिए, अभी आप देखते हैं हम लोग की फसल में पूरे उसका जो सीजन है, पूरे उसके समय में कोई ना कोई कार्य किसान भाइयों को करते ही रहना होते हैं जी। और अच्छी पैदावार लेने के लिए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए समसामयिक कार्य हमें करना चाहिए। अभी वर्तमान में चने की जो स्थिति है फसल की, उसमें जो पहले बोई गई थी उसमें फलियां बन गई हैं, घेंटियां बन के दाने भरने की स्थिति है। उसके बाद की जो फसल बोई गई है उसमें भी फूल आ रहे हैं जी। तो अभी मुख्य तौर पे हमें एक तो ध्यान रखना है, अगर हमारे पास सिंचाई उपलब्ध है तो हम एक सिंचाई फूल आने की अवस्था में करें जी। और जो फसल दाने भरने की अवस्था में आ गई है तो उस समय भी एक सिंचाई कर सकते हैं जी। सिंचाई करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि संभव हो अधिकांश खेतों में हमें स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए जी। स्प्रिंकलर सिंचाई करने में पानी कम लगेगा और व्यर्थ नहीं जाएगा पानी। कहीं अगर कमी है, स्प्रिंकलर नहीं है, तो भी पूरे खेत में खाली पानी बहाव विधि से ना छोड़कर पूरे खेत को क्यारियों में बांट लें और एक एक क्यारी में पानी देते हुए फिर अगली क्यारी में पानी देना चाहिए। इसके साथ में खरपतवार भी सिंचाई के साथ में या असिंचित अवस्था में भी जो बाद की अवस्था में खरपतवार निकलते हैं उनको भी नियंत्रित करने की बहुत ज़रूरत है जी। और एक जो पार्थेनियम है, गाजर घास, ये भी बीच बीच में 2-3 समय पर निकलती है। इसका भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये आपको खरीफ फसल में भी नुकसान पहुंचाती है और इसमें भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये हम ज़रूर इसको उखाड़ने की कोशिश करें, इसको उखाड़ें। काटने से फिर से इसमें अंक निकलता है, शाखाएं, और वो बहुत मजबूती से पौधा तैयार होता है। तो एक तो ये इस समय कर लेना है। सिंचाई की बात डॉक्टर साहब आपने की, आपने 2 अवस्थाएं हमारे किसान भाइयों को बताई हैं जी। एक तो फूल आते समय और दूसरा दाना भरते समय। हाँ। इन 2 अवस्थाओं में हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है जी। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि खरपतवारों की बहुत समस्या है। ये जो खरपतवार हैं हमारी फसलों से प्रतियोगिता करते हैं, जैसा कि आप बता रहे थे डॉक्टर साहब, पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए। तो ऐसे में उन खरपतवारों का प्रबंधन भी आपने अच्छे से सुझाया। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए कि भाई जो ये कीट है, जैसा कि आपने कहा कि रबी की फसलों में कीट भी आते हैं, तो उन कीटों का कैसे नियंत्रण किया जाए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे अधिक नुकसान अगर हमारी इन फसलों को होता है तो कीटों से होता है जी। क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए बीजोपचार और विधियाँ हम लोग करने लगे हैं। ऐसी जातियाँ आ गई हैं जो रोग रोधी हैं। कीट में एक थोड़ा सा एक अच्छी बात इस बार ये हुई है कि जब कीट प्रकोप का समय आया उस समय तापक्रम कम हुआ जी और ठंड ज़्यादा पड़ने से इल्लियाँ शुरू हुई और अपने आप नियंत्रित हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मौसम में बीच बीच में कभी आप देखते हैं कि बादल हो रहे हैं, कभी हल्का कोहरा भी हो रहा है, कभी बूंदाबांदी भी पिछले दिनों हुई है। ऐसे क्षेत्रों में इल्ली का फिर प्रकोप बढ़ता भी है। तो इसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है अभी कि चने में जो इल्लियाँ लग रही हैं, अगर किसान भाई देख लेते हैं कि 1 मीटर की कतार में करीब 2 इल्लियाँ अगर मिल रही हैं तो उसके बाद में चिंता करना ज़रूरी है। उससे कम है, 1 दिख रही है, नहीं दिख रही तो आवश्यक नहीं है जी। तो उसमें ज़रूर हम कोई भी कीटनाशक उपयोग कर सकते हैं, हमारे किसान भाइयों के पास उपलब्ध हैं। जैसे क्लोरपाइरीफॉस 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको उपयोग कर सकते हैं 600 से 700 लीटर पानी में। एमामेक्टिन बेंजोएट उपयोग कर सकते हैं, एमिडाक्लोप्रिड उपयोग कर सकते हैं। ये किसान भाई अच्छे कीटनाशक इनको उपयोग करते हुए आ रहे हैं। जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं
जी। ये भी आवश्यक है कि वो उनका जैविक नियंत्रण करें। उसके लिए नीमास्त्र है और दूसरे जैविक कीट नियंत्रण करने के लिए जो किसान भाइयों के पास साधन उपलब्ध हैं उनका छिड़काव करें, उससे भी कीट नियंत्रण होता है। जी। तो ये एक तरीका है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम प्रक्षेत्र पर देख पा रहे हैं, जी। यहाँ पर कुछ खूंटियाँ लगी हुई हैं। जी। तो इन खूंटियों के बारे में भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए, वह किस तरह से लाभ उठा सकते हैं इन खूंटियों से। जी, देखिए ये जो आप जिस अनुसंधान परिषद पर हम लोग बैठे हैं, इसमें ये सब अनुसंधान प्रयोग हैं। जी। इसमें अलग अलग जातियाँ, अलग अलग काबली की, देशी की, सब अलग अलग जातियाँ हैं जिनको मिलाकर नई जातियाँ बनाई जाती हैं। तो वो बहुत कम मात्रा में उनका बीज शुरुआत में होता है। उसको बढ़ाने के लिए खूंटियों में एक तो ये लगाया गया है कि ये कौन सी जाति है, बिल्कुल। और दूसरा आप जो कुछ चमकीली पन्नियाँ देख रहे हैं जो लगी हुई हैं, वो केवल इस उद्देश्य से लगाई हैं कि इनका बीज बहुत कम है और इन्हीं से हमें नई जातियों का विकास करना है। तो कोई भी पक्षी इस तरह के आके दानों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर वो कुछ दाने नुकसान हो जाए तो हमारे पास उतने कम दाने हो जाएंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कीट नियंत्रण के लिए किसान भाइयों के लिए अनुशंसा ये है, प्रयोग भी किसान भाई कर रहे हैं, कि वो अपने चने के खेत में टी आकार की खूंटी, जी, ऐसी जी, या कई सामान्य खूंटी भी अगर ऐसी जिनमें साइड में थोड़ी बगल में शाखाएं निकली रहती हैं, उनको तोड़ के अगर ऐसे लगा दें, पक्षी को बैठने में सुविधा हो, जी, तो वो ज़रूर लगाएं। और उन खूंटियों में बैठ के जो इल्ली हैं उसको पक्षी खाते हैं। तो किसान भाइयों के लिए अनुशंसा ये है और वो ज़रूर ये करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इन खूंटियों के बारे में बताया, ऐसे पक्षी जो हमारे किसान भाइयों के लिए लाभदायक हैं, हाँ, वो आकर उन खूंटियों पर बैठ सकें। हाँ, और जो कीट की इल्लियाँ हैं, इल्ली अवस्था है जिसको लार्वा भी कहते हैं, हाँ, तो उससे हमारे किसान भाई बच पाएँ। जी। डॉक्टर साहब, मशीनों की जैसे आपने बात की कि मशीनीकरण का दौर है और किसान भाइयों को मशीनों का इस्तेमाल करना ही होगा यदि लागत को कम करना है, श्रम की कीमत ज़्यादा है, जी। तो उस मशीन के उपयोग के बारे में भी आप किसान भाइयों को मार्गदर्शन कीजिए। जी, जैसा अभी हमने चर्चा की थी कि जो जातियां हैं उनका विकास हो रहा है। एक जाति हमारे यहाँ से RBG 204 विकसित की जा चुकी है, किसान भाइयों को उपलब्ध करा दी गई है और विभिन्न क्षेत्रों में, प्रदेश में भी, प्रदेश के बाहर भी वो प्रचलित है और उसकी कटाई सफलतापूर्वक हमने अपने प्रक्षेत्र पर भी बीज उत्पादन का जो हमारा काम है उसमें उपयोग किया है। सफलतापूर्वक बिना किसी नुकसान के उसकी कटाई हो रही है। जी। तो किसान भाई इन जातियों को लगाएं और उसमें कर सकते हैं। और इसके बाद में खरपतवार नियंत्रण भी, जैसे मैंने चर्चा की, वो भी मशीनीकरण के तहत उसको कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत कम होगी। जी। और एक बिंदु और जो आप सामयिक कार्य में कह रहे थे, मैं जोड़ना चाहूँगा कि बीमारी को भी, रोग को भी किसान भाइयों को देखते रहना, अपने खेत में सतत निरीक्षण करना है। जी। क्योंकि बीमारी अगर आगे बढ़ती है और पहले ही नियंत्रण नहीं की गई तो फिर मुश्किल होता है। बिल्कुल। हालांकि अभी जो ऐसी जातियां निकल गई हैं कि जिसमें रोगरोधी हैं, पहले चने में बहुत उकटा लगता था, पौधे सूखते थे, अब हमारे पास जातियां जो पौधे सूखते नहीं हैं, किसान भाई उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजोपचार भी किसान भाई आवश्यक रूप से करने लगे हैं और उससे भी बीमारियों में रोकथाम हुई है। इसके बाद भी अगर कहीं इस तरह की समस्या आती है तो किसान भाई उसको, उन पौधों को उखाड़ कर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय में या कृषि विभाग के कार्यालय में जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं कि ये क्या है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी है तो उसका हम निदान करते हैं और उसमें कार्बेंडाजिम 2% घोल को छिड़कना 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव की भी एक अनुशंसा है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कृषि महाविद्यालय में एक प्लांट क्लिनिक खोला गया है। जी। प्लांट क्लिनिक से तात्पर्य ये है, किसान भाइयों को कहीं भी कोई समस्या है, रोग है, कीट हैं या और कोई परेशानी आ रही है, तो वो हमारे प्लांट क्लिनिक में स्वयं आके संपर्क कर सकते हैं, सैंपल लेके आ सकते हैं। जी। हमारे वैज्ञानिकों के फ़ोन नंबर उस पर लिखे हुए हैं। जी। उस पे खेत से सीधे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जी। फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो वहाँ से वो उनको देख के उनका निदान खेत में ही बता सकते हैं। तो किसान भाई इसका ज़रूर उपयोग करें और ध्यान रखें कि उनका पास अगर समय की कमी है तो फसल को नुकसान ना हो पाए और वो हमारे प्लांट क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं, स्वयं आके या फ़ोन के माध्यम से। तो इस तरह से भी कार्य किया जा रहा है। जी। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि हमें बताया, जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, लेकिन कृषि महाविद्यालय सीहोर की कोशिश यही है कि ऐसी जातियों का विकास किया जाए जो अधिक ताप को सहन कर सकें। तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हमेशा
कृषि महाविद्यालय तैयार रहते हैं किसान भाइयों की सहायता के लिए। अनुसंधान कार्य सतत चल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे किसान भाइयों को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसान भाइयों, कहीं मत जाइएगा, अभी समय है सुनने का खबरें खेती की। नमस्ते दर्शकों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। रबी फसलों की बुआई बढ़ी, किसानों को ऋण उपलब्ध कराएगा नाबार्ड। देशी गायों के लिए नवीन पुरस्कार योजना। पन्ना में शुरू होगा कृषि महाविद्यालय। मिलेट मशीनरी एवं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन। देश भर में रबी फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। चालू रबी सत्र में रबी फसल बुआई 3.25% बढ़ी है। कृषि मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक देश भर में 701 कृषि मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक देश भर में 701 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 679 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। पिछले साल की तुलना में रबी बुआई 3.25% बढ़ी है। सबसे अधिक बुआई रकबा गेहूं एवं सरसों की फसल का बढ़ा है। गेहूं की बुआई 342 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष अब तक 341 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा में अच्छी ठंड पड़ने से गेहूं की अच्छी फसल हुई है। किसानों को ऋण उपलब्ध कराएगा नाबार्ड। नाबार्ड ने मध्य प्रदेश राज्यों में वर्ष 2023-24 हेतु बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 2,58,000 करोड़ का ऋण संभाव्यता का आकलन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। संगोष्ठी के दौरान जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया। भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की $550 बिलियन लक्ष्य प्राप्त हेतु कृषि ऋण की भूमिका एवं उसके प्रमुख मुद्दे पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित दस्तावेज का भी विमोचन किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि इससे किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से देश की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के $550 बिलियन के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को सहयोग राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा प्रदेश में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मिलेट्स का प्रदर्शन मिलेट्स पवेलियन के माध्यम से किया गया। देशी गायों के लिए नवीन पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में प्रदेश की मूल गौवंशी नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की जा रही है। देश प्रदेश की देशी नस्लों के गौपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना में 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश की मूल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की प्रतियोगिता होंगी। इसमें 201 जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे, जो 45 मध्य प्रदेश के मूल गौवंशी और 156 भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के लिए होंगे। इसके अलावा 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रदेश की मूल गौवंशी और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की प्रतियोगिता जिले में अलग अलग की जाएंगी। प्रदेश की मूल गौवंशी नस्ल प्रतियोगिता 15 जिलों आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी में की जाएगी। पन्ना में शुरू होगा कृषि महाविद्यालय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पन्ना में 2 नवंबर को दिए गए निर्देशों के पालन में इसी शैक्षणिक सत्र में पन्ना में कृषि महाविद्यालय के संचालन और बीएससी कृषि के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। शीघ्र ही पन्ना में कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। विगत दिनों कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र ने जिले के ग्राम लक्ष्मीपुर पहुंचकर कृषि महाविद्यालय की व्यवस्थाओं और विधिवत कक्षा संचालन के लिए जरूरी सुविधाएं का जायजा लिया।
मिलेट मशीनरी एवं कृषि ड्रोन का प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के तहत मोटा अनाजों मिलेट की विशेषताओं से परिचित कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मिलेट मशीनरी को प्रदर्शन किया गया, जिसमें मशीन को चलाकर कोदो मिलेट की छिलके को निकालकर दिखाया गया। संस्थान के निदेशक पीके पांडे द्वारा कोदो मिलेट के महत्व एवं इसके उपयोग के बारे में बताया गया तथा मिलेट मशीनरी के बारे में भी पूरी जानकारी प्रदान की। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने जाना कृषि महाविद्यालय सीहोर में कौन कौन से अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। इसके अलावा चने में कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जा सकते हैं, कैसे सिंचाई करनी है, किन अवस्थाओं में सिंचाई करनी है, कैसे खरपतवारों का नियंत्रण करना है, कीट नियंत्रण करना है, इस सब पर बखूबी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दी। किसान भाइयों, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ एक नए अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।